नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप लोग बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। कुछ टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपके सामने एक मार्मिक बिंदु लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह है कि ये भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट आई थी 2024 में। अगर बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में अभी हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, पहला स्थान कौन से राज्य का है जहां पर सर्वाधिक रूप में हिम तेंदुए मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, अगर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा एक यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी। और जो ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में जो केंद्रीय पर्यावरण और वन्य और जलवायु परिवहन मंत्री की अगर हम कहें तो ये मंत्री उसमें मौजूद रहे। और भारत में जो समीक्षा हुई थी, बेसिकली अगर हम बात करें इस मीटिंग में जिस बेसिस पे मीटिंग को किया गया था, इसमें ये तय किया गया था, इसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जो भारत में बेसिकली हम देखें जो हिम तेंदुओं की संख्या की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। अगर स्टेट रिपोर्ट ऑफ जो स्नो लेपर्ड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी। किसकी अध्यक्षता में ये की गई थी, पूछा जा सकता है। भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में जारी की गई थी? तो ये जो जारी की गई केंद्रीय पर्यावरण वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे उनकी अध्यक्षता में इसको जारी किया गया था। और जो ये रिपोर्ट आई थी दोस्तों, इस रिपोर्ट में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया कि ओवरऑल देखा गया कि भारत में कहाँ हिम तेंदुओं की संख्या किस प्रकार से है, किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विलुप्ति की कगार में तो नहीं है। ये तमाम कार्यक्रम इसमें ये प्रस्तुत की गई थी। और जो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या से संबंधित इसमें अगर कहीं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए एक प्रमुख वैज्ञानिक अभ्यास भी इसमें सम्मिलित किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन जो किया गया था वो SPAI, जिसे हम कहते हैं सोनो लेपर्ड पॉल्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या का आकलन यहाँ पर किया गया था। तो जो SPAI है, इस कार्यक्रम में हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन करने वाला पहला जो व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास ये रहा। अगर देखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SPAI कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन से संबंधित है। जो ये आकलन किया गया था, ये पहला ऐसा आकलन रहा कि इसमें व्यापक रूप में वैज्ञानिक अभ्यास के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकी अभ्यास के माध्यम से, इसमें उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर हिम तेंदुओं की निगरानी की गई है और उसकी आबादी का कहीं ना कहीं पता लगाने का यहाँ पर कार्य किया गया। अगर हम देखें भारतीय वन्य जीव संस्थान की अगर बात करें, वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने क्या करा, हिम तेंदुओं की श्रेणी कि अगर हम बात करें कि कौन कौन सी श्रेणी में इनको रखा गया, राज्य और तथा संरक्षण जो भागीदारी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर हो गया, आपके वन्य जीव कोष जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अगर हम बात करें, इसके समर्थन के माध्यम से ये राष्ट्रीय समन्वय के रूप में ये कार्य इसने किया। बेसिकली अगर हम जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें हम ये कर रहे हैं कि किस किस माध्यम से कौन कौन सी ऐसी श्रेणियों में ये हिम तेंदुओं को उनके संरक्षण या उनके आवास, उनके जो पर्यावरण जो वातावरण है उसके आधार पर हमने देखा कि नेचर कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है इसने अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करी। और जो ये मैसूर में इसका ये है स्थित है, और वन्य जीव अगर बात करें जो कोष है तो उसके समर्थन से अगर हम बात करें जो भारतीय हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन जो किया गया तो उसके लिए राष्ट्रीय समन्वय के रूप में इसने कार्य करी। कहीं ना कहीं ये जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है और इसने जो मैसूर में स्थित है और साथ ही वन्य जीव कोष वर्ल्ड, इसने इसमें क्या किया था, इसमें अपना पूरी तरीके से इसने कार्य करा, इसका समर्थन इसने किया था। अगर देख पा रहे हो गए यहाँ पर अगर हम कहें SPAI की अगर बात करें, ये व्यवस्थित रूप से जो ट्रांस हिमालय के जो क्षेत्र में संभावित जो हिम तेंदुओं की जो संख्या की अगर हम बात करें 70% से अधिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया था। देखिए जिस समय ये सर्वे किया गया था
वैज्ञानिक तौर पे सर्वे किया गया था। तो जो मध्य हिमालय की अगर हम कहें जो टॉन्स हिमालय है, उसका जो हिमालय जो क्षेत्र है, संभवतः इस क्षेत्र में जो हिम तेंदुओं की जो संख्या का कितना प्रतिशत इस क्षेत्र में ये निवास कर रहे हैं, जो ये क्षेत्र है 70% का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। जिसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे केंद्र शासित जो प्रदेश है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया था। इन राज्यों को, जो देखिए हिमालय क्षेत्रीय जो राज्य हैं, जो हिमालय से घिरे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों को इन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और अगर हम देखें, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका लद्दाख आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश को इसमें शामिल किया गया, उत्तराखंड को शामिल किया गया, सिक्किम को शामिल किया गया और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को इसके क्या किया, सम्मिलित किया गया था। अगर हम बात करें वर्ष 2019 में से लेकर अगर 23 तक की अगर हम बात करें, 2 चरणों में इसका क्या किया गया था, इसको ये क्रियान्वित किया गया था, इस चरण को आयोजित किया गया था। पहला जो चरण था 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था, 19-20, और फिर उसके बाद 21-22 और ये 23 के अंतर्गत इसमें जो 2 चरणों में इसको आयोजित किया गया। इस चरण में अगर हम देखें तो हिम तेंदुओं के स्थानीय वितरण की अगर बात करें, उसका मूल्यांकन करना, किस प्रकार के वो उसका आवास है, किस प्रकार से वो रह रहा है, उसके क्लाइमेट किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ये देखिए यहाँ पर कैमरा ट्रैप का उपयोग करके हिम तेंदुओं की बहुतायत का अनुमान लगाना इसमें शामिल था। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बर्फीले क्षेत्रों में इंसान 24 घंटे वहां पर गश्त कर सकता है, उसको नीचे आना ही होगा, मगर इस क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जहां पर ये लगता है कि हिम तेंदुओं के आने की संभावना ज़्यादा है, तो वहां पर क्या लगाया गया था, कैमरा ट्रैप लगाया गया था। जगह जगह पे बहुत ढेर सारे से कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कितने हिम तेंदुए हैं, कैमरे में कितने हिम तेंदुए यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, कितने उनकी फोटोज ली गई हैं, कितना क्या है। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाए कि हाँ इस क्षेत्र में बहुतायत का अनुमान शामिल लगाए कि हाँ इस क्षेत्र में जो हिम तेंदुओं की संख्या है बहुतायत मात्रा में यहाँ पर है। अब इसमें देखिए नोट करने वाली बात क्या है, बेसिकली अगर हम देखें कि हिम तेंदुओं की जो संख्या है, देखिए जो एनसीएफ की अगर बात करें, जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की, अगर हमने कहा जो मैसूर एक गैर क्या है सरकारी संस्थान है जो भारत के वन्य जीव और जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। और जो ये जो संगठन है ये भारत के जितने भी वन्य जीव संरक्षण की बात करें, वन्य जीवों की अगर बात करें, तो उनके पारिस्थितिकी जो वातावरण होता है, जो तंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में ये अपनी अहम भूमिका ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ये कर रहा है। ठीक है, अब आपके बता दूं WWF इंडिया की अगर हम बात करें, इसके द्वारा 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको गठित किया। किसको? इसको, ठीक है, जो कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF की अगर बात करें, तो WWF की अगर बात करें तो इंडिया में बेशक लेकर जो साल था आपके 27 नवंबर 1959 में क्या किया था, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यहाँ पर इसको गठित किया गया। और ये जो था ये संगठन अगर बात करूं, ये वैज्ञानिक आधार पर इसको संगठित किया गया था, इसको बनाया गया था वैज्ञानिक जो तकनीकी रूप में, इसको जो वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं, टूल्स हैं, उनका प्रयोग करके जो प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण में जलवायु परिवर्तन और जल एवं पर्यावरण शिक्षा जैसे कई ऐसे मुद्दों को ये संबोधित करता है। देख लिया, बेसिकली हम देखें पूरा आज हमारा जो अर्थ है पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के आगोश में आ चुकी है, और जो वातावरण में होने वाले जो दीर्घकालीन जो परिवर्तन है जो हमें महसूस नहीं होते हैं, और वो हमें ये लगता है कुछ सालों बाद हमारे सामने उभर के समक्ष आते हैं, जैसे गर्मी बढ़ जाना, क्यों गर्मी बढ़ रही है, समय पर मानसूनों का ना आना, तो कहीं ना कहीं जैसे जल की समस्या का होना और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित ये क्या करता है, वैश्विक मुद्दों को कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जन समाज को ये जागरूक करने का ये कहीं ना कहीं कार्य ये करते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि जो WWF इंडिया एक क्या है, स्वायत्त ये कार्यालय है, देखिए इस जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट के रूप में जो WWF इंडिया की अगर हम बात करें, इसका गठन किया गया था 27 नवंबर 1969 को ही किया गया था। और जो ये संगठन है ये क्या है, इंडिया में इसको स्वायत्त कार्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसका जो सचिवालय है वो आपके नई दिल्ली में इसको स्थापित है।
और ये WWF की अगर बात तो ये इंटरनेशनल का हिस्सा है। ये जो ये कार्यक्रम है वैसे अगर देखें वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबली तौर पर ये इसका हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WWF इंडिया का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इसका सचिवालय किस स्थान पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है और ये इंटरनेशनल तौर पर ये हिस्सा है। अब जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट की क्या विशेषताएं थी, थोड़ा उसकी विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए अगर हम इसके परिणाम क्या निकले, जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर जो परिणाम क्या निकले, देखिए मैंने कहा था कि जो भारतीय हिम तेंदुओं का जो आकलन किया गया था उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में 718 तेंदुओं की संख्या यहाँ पर नोट की गई। कौन सी हिम तेंदुओं की संख्या है, अगर पूछा जाता है कि भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपको 718 दिया जाएगा, 750 दिया जाएगा, 1000 दिया जाएगा, 900 दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है। आपको ये वाली जो संख्या है इस संख्या को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। 718 क्या है आपकी हिम तेंदुओं की संख्या, जो संरक्षण प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं जो ऐसी जो संस्थाएं हैं जैसे WWF की बात करेंगे मैंने, जो ऐसे जो नेशनल कंजर्वेशन NCF की हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो NCF जो हम मैसूर में जो स्थित है, जो ये इस तरीके से गतिविधियां करता है पर्यावरण से संबंधित, तो इसके द्वारा जो संरक्षण प्रयासों का है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आंकड़ा ये दिया गया। अब देखिए किस राज्य में कितनी संख्या है हिम तेंदुओं की, अगर हम उसके आधार पर देखें तो रिपोर्ट में अगर हम देखें जितने भी विभिन्न जो राज्य हैं उसमें जो हिम तेंदुओं की जो संख्या का अनुमान का जो वितरण किया गया था, वैसे तो आपके 718 हिम तेंदुए हैं। अब जो हिम तेंदुओं की संख्या बना कौन से राज्य में कितने हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं, थोड़ा सा ये इस संख्या को आप नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत ही ज्यादा ये मार्मिक विषय है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि लद्दाख में अगर हम हिम तेंदुओं की संख्या की बात करें तो हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो 477 क्या है हिम तेंदुए आपकी कहाँ है, लद्दाख में पहले स्थान पाता है। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो टॉन्स हिमालय का जो क्षेत्र है, तो वहां इन क्षेत्रों में 124 क्या है हिम तेंदुओं की संख्या। तीसरे स्थान पर है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 51 हिम तेंदुओं की संख्या। अरुणाचल प्रदेश 36 हिम तेंदुए हैं और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 21 हिम तेंदुओं की संख्या। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है तो वहां पर आपको 9 हिम तेंदुओं की संख्या हमें देखने को मिलता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 718 हिम तेंदुए हमें देखने को मिलते हैं। अब पूछा जाता है कि चौथे स्थान पर कौन सा वो राज्य है, कभी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल टॉप 5 आपको ये पता होना चाहिए। पहले आपका लद्दाख हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल हो गया, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अपने जो नोटबुक है उसमें डाउनलोड करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, संरक्षण के प्रयास और सिफारिशें। जब हम किसी चीज का संरक्षण करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उसका आकलन करने के लिए। जब रिपोर्ट में जो दीर्घकालीन जनसंख्या की निगरानी पर ध्यान दिया गया, बेसिकली हिम तेंदुओं की जो दीर्घकालीन अगर कहें जो जनसंख्या पर उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, जो MOEFCC के तहत अगर हम देखें, इसका यह है कि भारतीय वन्य जीव की अगर हम बात करें तो इसमें एक जो हिम तेंदुआ सेल स्थापित करने पर क्या किया, आवश्यकता पर बल दिया। तो बेसिकली भारत के जो वन्य जीव संस्थान है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सेल की बात करें, तो इसने ये कहा कि जो हिम तेंदुओं के सेल के रूप में एक चीज को स्थापित करना है, फिर इसमें बल दी कि एक सेल स्थापित हो, एक कोष ऐसा स्थापित हो जिसमें हिम तेंदुओं की संख्या के बारे में हम क्या करते हैं, जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। जो जिक्र की बात करी गई तो इसमें हिम तेंदुओं के दीर्घकालीन अस्तित्व की, लंबे समय तक कि हिम तेंदुए जिंदा रहें, उनका जो आवास है वो ज्यादा मानव की गतिविधियों से वो दूर रहे। इस क्षेत्र को अगर हमको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, लोगों का यहाँ आना जाना, इनके संरक्षण, इनके पर्यावरण के जो आवासी तौर पर है, तो उसमें किसी भी प्रकार के मनुष्य का दखल अंदाजी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये किया गया। चुनौतियों की पहचान करके जो अगर मान लीजिए इसके अंदर जो हिम तेंदुओं की जो संख्या के लिए अगर कहें, इनकी ब्रीडिंग के लिए कहें, या ये इनके आवास या फिर कोई भी ऐसा खतरा है, उन खतरों का समाधान करने का प्रभावी संरक्षण की रणनीति बनाने के लिए और अवधिवाद जो जनसंख्या अनुमान के माध्यम से लगातार इनकी निगरानी की जा रही है। देखिए जो
वैज्ञानिक विधि हमने कहा था कि इसके माध्यम से अलग अलग जो प्रकोष्ठ नियुक्त किए हैं, जो अलग अलग कार्यालय हैं, आपके हम एनसीएफ की करें, WWF की बात करें, तो जो ये संस्थान है ये 24 घंटे क्या कर रहे हैं, हिम तेंदुओं की जो संरक्षण से संबंधित हर चीज पे, गतिविधियों पर, इसमें इनके मूवमेंट पर अगर हम कहें तो विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि कोई हिम तेंदुआ बीमार तो नहीं है, इसकी स्थिति कैसी है, क्या वो सही समय पर शिकार मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में उनका जीवन किस प्रकार से, तो इस पे बेसिकली फोकस रखा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे एक चित्र की अगर मैं बात करूं तो प्राय जो गोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है, देखिए गोस्ट ऑफ द माउंटेनियर की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाए, पहाड़ों का भूत के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। पहाड़ों के भूत के रूप में किस को माना जाता है, तो वहां पर आपको शेर को दिया जा सकता है, कोई भेड़िया दिया जा सकता है, कस्तूरी मृग दिया जा सकता है, हिम तेंदुआ दिया जा सकता है, तो अलग अलग चीजें दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिम तेंदुआ आप देख पा रहे होगे, तो ये हिम तेंदुआ ये है, तो इसको पहाड़ों का भूत के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है। अगर इंग्लिश में अगर बात गोस्ट ऑफ माउंटेन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आवास की अगर बात करें तो मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखिए जो मध्य का जो क्षेत्र है और साथ ही दक्षिण एशिया के जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो हिम तेंदुओं की जो रेंज है अगर देखें तो देश में इनकी 12 संख्या है, देश में इनकी 12 ऐसी रेंज है, जिसमें अगर मैं कहूँ ओवरऑल देखें भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये कुबेरिस्तान और तंजानिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बेसिकली ही इनका आवास है। ठीक है, जहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा, हिम तेंदुए का जो आवास होता है वो आपका क्या होता है, जो बर्फीली जो चोटियां होती हैं, बर्फीले जहां बर्फ शारद रूप में गिरती है, या कहें ये हिम तेंदुओं का ना जहां पर हिमालय के या जो बर्फ के आसपास रहने वाला ये क्षेत्र। अगर हम भारत की अगर बात करें तो इसके आवास कहाँ कहाँ है, हमने आपको बता दिया किन किन देशों में इसका आवास है, ये आपको सामने। अब देखिए भारत में इनका जो बेसिकली इनका आवास की बात करें तो पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूरी देखिए पश्चिमी एरिया के अंतर्गत। अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें, पूर्वी हिमालय में आपका उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र में आ जाता है। अब देखिए प्रमुख स्थान है हेरिंस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख है, तो इससे में हिम तेंदुओं की वैश्विक ये राजधानी के रूप में से कहा है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक रूप में ये पाए जाते हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें जो उत्तराखंड में, और जो कंजाजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में, तो इन क्षेत्रों में बेसिकली है ये हमारा जो हिम तेंदुआ ये निवास करता है। अब खतरा इनको क्या है, देखिए खतरा क्या है, मानव और हिम तेंदुए के बीच संघर्ष हो रहा है। अब ये वहां पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में शिकार का मिलना बड़ा ही दुर्लभ हो गया है, क्योंकि मनुष्य के दखलंदाजी की वजह से, शिकार की वजह से बहुत देर से इनकी जो खाने की जो चीजें थी, या कहें बहुत पर्यावरण जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, तो इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इस वजह से इनका इंसान के साथ मुठभेड़ अधिकांश से होता रहे। अधिकतर शिकार और जो आबादी बढ़ी है उसकी वजह से ये हो रहा है, और इनका अवैध तरीके से शिकार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से भी आज ये जो हिम तेंदुए हैं खतरे में पड़ चुके हैं। देखिए संरक्षण स्थिति की अगर हम बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में अगर हम गए तो विश्व में अगर कहें तो ये जो रेड लिस्ट है, जिसमें वो जानवरों को सम्मिलित किया जाता है, उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो पृथ्वी से अब विलुप्ति होने के कगार में है। और देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित चीजों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। अगर हम बात करें संरक्षण हेतु प्रयास क्या किया जा रहा है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इनसेट जो पोटेशियन ये कह के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और साथ ही हिमाल जो संरक्षण है इसमें समुदाय जो स्वयंसेवी कार्यक्रम संचालित किया जाए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाए जा रहे हैं, हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहें इनकी ब्रीडिंग कराई जा रही कि इससे क्या हो, इनकी जो जनसंख्या है वो बरकरार रहे और ये पृथ्वी से विलुप्त ना हो, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत करे जा रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये NBWL की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय
संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय जो उद्यान और अभयारण्य है उनके आसपास की जो परियोजनाओं को इसमें मंजूरी की जाती है। और वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम की हमने जो बात करी थी, जो इसमें भाग 1 की हमने बात करी थी, अनुसूची 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारा 5 के तहत इसमें एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको गठित किया गया है, संवैधानिक निकाय के रूप में से स्थापित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण परिसंरक्षण से संबंधित नीतिगत जो मामले हैं वो सरकार को सलाह देगा और साथ ही राष्ट्रीय उद्यान जो और को जो संरक्षित है उनके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देगा। तो यहाँ पर NBWL की अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें कुल सदस्य कितने सम्मिलित होते हैं, तो 47 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 संसद के सदस्य होते हैं और 5 गैर सरकारी संगठन के होते हैं और 10 प्रतिष्ठित जो परिस्थितिकी वैज्ञानिक होते हैं, संरक्षणवादी होते हैं और पर्यावरणविद इसमें सम्मिलित होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो NBWL की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इसके माध्यम से टोटल क्या है 47 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष के रूप में इनको इसमें रखा जाता है। तो याद रखिएगा, तो बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण विषय है, अपने आप में मार्मिक विषय है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा 2024 की ही ये बात है कि ये केदारनाथ में भीषण आपदा यहाँ पर आई थी। देखिए हाल ही में क्या हुआ था, केदारनाथ में बादल फटने से क्या व्यापक रूप में यहाँ पर क्षति हुई और जिससे सोनप्रयाग और मंदाकिनी नदी का जल स्तर तेजी से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया था। याद रखिएगा, जब बादल फटा था केदारनाथ में तो वहां पर व्यापक रूप में क्षति हुई थी। आसपास का जो क्षेत्र था वो बहुत तरीके से तहस नहस हो गया था और जो सोन प्रयाग और मंदाकिनी नदी की जब हम बात करते तो इसके जल स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था, आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट में यहाँ पर सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया था, इनको हाई अलर्ट मोड में इसको रखा गया था, क्योंकि अधिकारियों को केदारनाथ में जो फंसे हुए जो तीर्थ यात्री थे, अगर मैं बात करूं 150 से 200 यात्री उसमें फंसे होने की वहां पर आशंका यहाँ पर व्यक्त की थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2024 के आसपास जो केदारनाथ में जो बादल फटा था वहां उस समय कितने यात्री उस क्षेत्र में फंसे थे, क्वेश्चन बनता है। तो आपको 150 से 200 के मध्य में ये फंसे थे, उन यात्रियों की फंसने की यहाँ पर आशंका व्यक्त। अब प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं, क्या बिंदु था। देखिए बादल फटने से केदारनाथ का जो मार्ग है वो क्या था, बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, भूस्खलित वो हो गया, जिससे अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र में अगर मैं कहूं लगभग जो 35 मीटर हिस्सा क्या होता है बहुत ज्यादा इसमें क्षतिग्रस्त हो गया, कहें जो लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके कारण यहाँ के जो लोगों की सुरक्षा के चलते हुए स्थायी रूप से इसको इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया। क्योंकि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जो चीज रहती है कि जान माल का नुकसान न हो, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र था अस्थायी रूप में इसको बंद कर दिया गया था। और इसका जो बेसिकली इसका प्रभाव जो देखने को मिला, हरिद्वार में भीषण वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी और भूतपूर्व वाला जो है हरिद्वार, एक नया हरिद्वार और साथ ही कनखल हो गया, ज्वालापुर जैसे इलाकों में भीषण रूप में यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षति हुई क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था, इसकी वजह से अलग अलग जनपदों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था और ये तमाम चीज़ें इसमें की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। यहाँ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान जो है उत्तराखंड में 7 जिलों में अत्यधिक बारिश होने का यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में 2024 में कितने जिलों को केंद्रीय मौसम विज्ञान द्वारा अत्यधिक बारिश होने के कारण रेड अलर्ट मोड पर रखा गया था, तो उनको जारी किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये जो किया गया था ये 7 जिलों को इसमें रखा गया सार्वधिक रूप में, जो जहां सबसे ज्यादा ये चीजें होती। अब मंदाकिनी नदी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड की एक क्या है, अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो मंदाकिनी है वो क्या है, उत्तराखंड में जो मंदाकिनी है बेसिकली अगर देखते तो ये अलकनंदा की एक सहायक नदी के रूप में ये कार्य करती है। ये जो नदी है ये रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्र से लगभग अगर कहें 81 किलोमीटर तक ये क्षेत्र ये फैला है, जो चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी जो हिमनद ग्लेशियर वहां से निकलती है, किसके मिलन से निकलती। देखिए यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग में अगर हम बात करें सोनप्रयाग का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्र में ये 81 किलोमीटर की ये विस्तृत है जो इसकी दूरी है, जो चौराबाड़ी जो हिम ग्लेशियर है,
तो वहां से ये निकलती है और मंदाकिनी और सोनप्रयाग में सोन नदी का मिलन होता है। देख मंदाकिनी में सोनप्रयाग में सोन नदी का क्या होता है, मिलन होता है। ऊखी मठ जो मध्य महेश्वर मंदिर के पास में ये कहते हैं ये प्रवाहित होती है और अपने मार्ग के अंत तक ये क्या होता है, अलकनंदा में गिरती है, जहां से गंगा में ये मिल जाती है। तो याद रखिएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड में जो युवा बेरोजगार जोर जोर से हल्ला बुल्ला जो कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया था, उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके जो आश्रित थे उनके लिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनसे मुलाकात की गई थी और उनके सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पारित करने का यहाँ पर क्या आभार व्यक्त किया गया। देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उत्तराखंड की राजनीति की अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड राज्य की जिन लोगों ने सपना देखा, परिकल्पना की थी और एक पर्वतीय राज्य के रूप में जो उत्तराखंड गठित किया गया था, इसमें जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी शहादत भी दी और इस उत्तराखंड का आज जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है उन आंदोलनकारियों के ही बलबूते आज हमें ये उत्तराखंड हमारा एक जो उत्तर प्रदेश के जो 7 जिलों को पृथक करके 13 जिलों को जो पृथक हिमालयी राज्यों को पृथक करके ये बनाया गया, तो इसके बलबूते क्या हुआ, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आज देखने को मिला। तो इन लोगों के लिए जो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनके जो आश्रित हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी से ये मुलाकात करी और जो 10% जो आरक्षण जो इसमें देने की जो बात की उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त। अब इसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं, देखिए प्रमुख बिंदुओं की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के अनुसार जो राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को मान्यता दी और उसके कल्याण के लिए क्या सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देखिए जिन्होंने राज्य को गठन किया, जिन लोगों के माध्यम से ये उत्तराखंड राज्य मिला, आज अगर उत्तराखंड राज्य नहीं होता, अगर यूपी में ही इसका मिलन यही मिला होता तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो नौकरी मिल रही है जो तमाम चीज उत्तराखंड में, तो हमारी स्थिति और खराब होती। उत्तराखंड राज्य बना है, थोड़ा कुछ अपना अस्तित्व में अपनी पहचान है, हम पर्वतीय क्षेत्र हैं, हम आज कहते हैं देवभूमि की बात करते हैं, तो ये फिर एक सपना जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके अथक प्रयास, इनके बलिदान को कहीं ना कहीं सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। सरकार ने जो राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन बढ़ाने, यहाँ पर उनकी पेंशन बढ़ा दी और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो आश्रित है उनको भी पेंशन देने का निर्णय किया। मान लीजिए कोई आंदोलनकारी है जिसने उत्तराखंड के आंदोलन राज्य के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, तो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, अनुमान सभी की मृत्यु हो चुकी है, कुछ ऐसे रहे होंगे जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो पुत्र होंगे उनके पुत्रों को, उनके पौत्रों को भी यहाँ पर क्या दे दे, सरकार पेंशन देगी। अब उत्तराखंड आंदोलन की अगर बात करें, उत्तराखंड आंदोलन की बात करें क्या है, थोड़ा इसको भी देखिएगा। उत्तराखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग जो बना उत्तराखंड का गठन किया गया और उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग जो पहली दफे उठी थी 1938 में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन हुआ था, तो उसमें उत्तराखंड को पृथक रूप में एक राज्य बनाने की यहाँ पर मांग उठी और आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1994 में पृथक राज्य की मांग को अंततः एक जन आंदोलन के रूप में ले लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वें राज्य के रूप में उभर के समक्ष आए। अब देखिए इस के अंतर्गत अगर हम बात करें किस सबसे ज्यादा जो कहता है कि जो हमें जो नुकसान हो रहा है वो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 90% आरक्षणों के, आप ये देखिए कि अभी तक समाज में अगर देखें जिसका वर्चस्व रहा है, अभी भी वर्चस्व है, वो आपके जो स्वर्ण वर्ग है जनरल कैटेगरी का आज भी वर्चस्व है। तो उसमें से अगर हम देखें तो सारथी रूप में जो पद जो निकलते हैं वो आपके जनरल कैटेगरी के अंदर निकलते हैं। अब उसमें से अगर कुछ पद जो आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं उनको दिया जाए, या इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर देखें 10% जो ईडब्ल्यूएस में उनको भी तो आरक्षण मिला है, जो उसमें जो बहुत गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी को जो समाज में उठने के लिए एक मौका दिया जाता है, तो इसलिए ये आरक्षण दिया जाता है। क्योंकि ये देखिए कि जितने भी ये नीतियां बना रहे हैं वो कोई अनपढ़ तो है नहीं, उन्होंने हर चीज का विश्लेषण किया होगा, हर चीज को मद्देनजर रखा होगा। अगर कोई बच्चा इस बारे में कहता है तो ये देखिए जो चीज को आप सोच रहे हो उस चीज को सरकार ने भी सोचा होगा, मनन किया होगा, सब कुछ हो गया, हर चीज
चीज को पहलुओं का निर्धारण किया जाता है, चाहे उसमें आपका हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हर किसी से परामर्श लिया जाता है, उसके बाद ये तमाम चीजें की जाती है। हवा हवा में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, आज आप लोग अपनी नौकरी के बारे में बात करो, आप एक तबका वो भी है जो उस चीज से वंचित है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें सोचना चाहिए। तो ओवरऑल ये चीज। अब देखिए अगला जो बिंदु है, ओम पर्वत से पहली बार बर्फ का विलुप्त होना। देखिए ओम पर्वत जो आप लोग देखा होगा, सब लोग इसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस साल अगर हम बेसिकली देखें, ओम पर्वत में पहली बार क्या है, जो बर्फ बेसिकली ये विलुप्त होगी। देखिए ये जो ओम पर्वत आप देख पा रहे होगे, ये ऐसा बना है, इसको देखिएगा, ये मैं बना रहा हूं इसको, ये इसको कहा जाता है ओम पर्वत। ये है, ये इस तरीके से ये बना हुआ इसको ओम पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब इस ओम पर्वत को देख पा रहे होगे, इसमें क्या है, बर्फ बिल्कुल भी ना के बराबर है। छोट-मोट आपको बर्फ दिख रहा है, इसकी जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो भी अच्छी तरह से क्या है, नीचे का जो क्षेत्र देख पा रहे होगे, सारी जगह क्या है, बर्फ इससे विलुप्त हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा आप इस चीज को भी देखिएगा। कभी भी हो, प्रकृति को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने का जिसने जिम्मा उठा के रखा है, मनुष्य ही पृथ्वी को कहीं ना कहीं उसके गर्त की तरफ उसको ले जा रहा है। और ये जो बर्फ हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सारे मनुष्य के ही बलबूते हो रहा है। आज ओम पर्वत से बर्फ पिघल रही है, कुछ समय ऐसा आएगा एवरेस्ट से होगा, धीरे धीरे ये तमाम चीजें, जिस प्रकार से ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे हैं, जिस प्रकार से अगर कहूँ जो पृथ्वी का जो भू जल है, अगर मैं कहूँ समुद्री जल है, वो इसका स्तर उठते हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, हाल ही में इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जो ओम पर्वत है, यहाँ से बर्फ विलुप्त हो गई है, जिससे पर्यावरणवादी बहुत ज्यादा गहरी चिंता उन्होंने व्यक्त की हुई है। अब प्रमुख बिंदु क्या है, जो विशेषज्ञ हैं, जो अगर कहें आर्कियोलॉजी हैं, उन्होंने इस अद्भुत घटना के लिए मुख्य रूप से पिछले 5 वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में हुई कम वर्षा और छुटपुट बर्फबारी को जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों का आगमन ज्यादा हो रहा है, टूरिस्ट के क्षेत्र में गए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं, उसकी गतिविधि से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आवाजाही है इस क्षेत्र में, और जिस प्रकार से मनुष्य जिस प्रकार से जंगलों को आग लगा दे रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस भूभाग में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका जो प्रभाव पड़ने को जो देखने को मिला है, वो हमारे हिमालय के जो पर्वतीय श्रृंखला है वहां से बर्फ पिघलती हुई देखने को मिला। देखिए, और इस क्षेत्र में वर्षा भी कम हो रही, क्योंकि जो अचानक मौसम बदल रहा है 5-6 सालों में, ये वर्षा के उल्लेखनीय गिरावट ने सीधे तौर पर ओम पर्वत के बर्फ को अवरुद्ध करने कम करने में क्या है, योगदान है। अब बर्फ भी, अब समय पर वर्षा भी, मानसून नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो पा रही। इसके अतिरिक्त वाहनों के होने से प्रदूषण और वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की स्थिति के खतरे को भी यहाँ पर ये बढ़ा दिया है। बेसिकली अगर देखें, स्थिति से बदतर कर दिया गया। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में अगर देखें, तो आज अगर आप इस ओम पर्वत की देखें तो लाखों की संख्या में सैलानी जाते हैं, चाहे ट्रैकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। इस क्षेत्र में जो गतिविधि आवाजाही हो रही है, चाहे वो वाहनों के माध्यम से हो रहे, किसी भी वाहन से हो रहे, तो इस वजह से क्या है, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में जो आप जो ये ओम पर्वत देख पा रहे होगे, तो इस ओम पर्वत एक वीरान पहाड़ियां ये मात्र भर हो जाएंगी। अब देखिए इस क्षेत्र में भी हिंदुओं के मंदिर स्थापित हो गए हैं। अब इस क्षेत्र को जो प्रकृति तौर पे जो जिसका वातावरण, अगर उसके वातावरण को उसी प्रकार से रखा जाता, आस्था अलग चीज है और हमारा ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है। अगर ये देख पा रहे हो कि मनुष्य ने यहाँ तक मंदिर खड़े कर दिए, अगर यहाँ पर कितनी आवाजाही हो रही होगी, तो आप ये लेके चले ना कि यहाँ पर क्या चीजें स्थिति पैदा हो रही होगी। अब जब ये पहाड़ एकदम खंडर हो जाएंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए बर्फबारी अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगी, तो ये वीरान पहाड़ों को देखने तो कोई नहीं आएगा। आते क्यों है, तो यहाँ पर अगर आप मैं कहूँ जो ओम का जो आकार दिखाई दे रहा है, ये बर्फ की वजह से ओम का आकार दिखा। अब ओम के इसी आकर्षण के लिए लोग आते हैं, तो अगर यही नहीं रहा तो ये वाला क्षेत्र फिर क्या आएगा, आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा,
इस घटना के प्रभाव से जो पर्यटन उद्योग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की यहाँ पर संभावना है। या देखिएगा मैंने क्या कहा, जब ये चीज नहीं होगी, बर्फ ही नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। पर्यटन जो जगत में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो छोटे मोटे जो स्वरोजगार हैं उनके भी रोजगार में खतरा होगा। ओम पर्वत से जो बर्फ विलुप्त होना जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा ये संकेत प्रभाव ये इस पर से देखने को मिला है। हिमालयी क्षेत्र में जो नाजुक परिस्थितियां, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, और तापमान हो गया, वर्षा का पैटर्न में बदलाव की वजह से ये अति संवेदनशील ये क्षेत्र होते हैं। तो मुझे अगर लगता है कि अगर यहाँ पर पूरी तरीके से मनुष्य का बाइकआउट किया जाए, अगर मनुष्य इस क्षेत्र में इसकी गतिविधि ना की जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्व की भांति इस क्षेत्रों में भी, क्या ये पहाड़ में भी यहाँ पर बर्फ रहेगी। देखिए वैश्विक तापमान से ग्लेशियर पिघलने की वजह से बर्फ कम हो रही है, और ये बर्फ कमी को ये बढ़ रहा है, और जिस क्षेत्र में क्या है प्रकृति सुंदरता और जल संसाधन यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम प्रयास वाले वाहनों, अगर कहें जो प्रयासों से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, और वानिकी जो नियंत्रण करना, और साथ ही साथ पर्यटन पद्धति को बढ़ावा देना, और अगर हम बात करें जैसे उपाय यहाँ पर सम्मिलित होने चाहिए। देखिए ये क्या कहता है, जो सरकार द्वारा जो रिपोर्ट सम्मिलित किया है, पारिस्थितिकी रूप से अगर संवेदन क्षेत्रों में वाहनों की क्षमता का आकलन और वाहनों की गतिविधियों पर कड़े नियम होने चाहिए। हिमालय की जो प्रकृति सुंदरता है उसके परिस्थिति को, अखंडता को सुरक्षित है, और उनको क्या मिले सहायता मिलनी चाहिए। तो ये मेरा अगर हम माने तो ये तमाम चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस क्षेत्र में अगर ज्यादा गतिविधि ना हो तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो क्षेत्र है ये हम कहीं ना कहीं इसको बचा सकते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए अगर हम ओम पर्वत की जिक्र कर रहे हैं तो ओम पर्वत के जिक्र को देखिए, ये क्या है ओम पर्वत की खबर। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जो ब्यास घाटी है वहां से अगर बात करूं 14,000 की फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, और ये अपनी बर्फ से ढकी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्वाभाविक रूप से हिंदू के जो प्रतीक चिन्ह है ओम जैसा ये पैटर्न बनाता है। तो इस पैटर्न को देखने के लिए बहुत से सैलानी आते हैं। इस अनूठी विशेषता के वजह से क्या होता है, पर्यटन और तीर्थयात्रियों के बीच ये लोकप्रिय गंतव्य स्थान बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से तमाम चीजें घट रही हैं। आने वाला समय बहुत ही ज्यादा और भी ये विकट होगा। तो ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगर राज्य की अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करें तो उसके भी मद्देनजर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।